पवन अपने पिता धर्मवीर और मां सरस्वती के साथ रहता था। धर्मवीर शहर में नौकरी करते थे, जिसके चलते वो लोग अच्छा जीवन जी रहे थे। पवन बड़ा हो गया था, पर इकलौता होने की वजह से उसको इतना लाड़ प्यार किया जाता था कि उसके माँ बाप ने पवन से कभी एक भी दिन काम करवाने की कोशिश नहीं की। क्या खाएगा मेरा राजा बेटा? आज मैं पोहा खाऊंगा। हाँ। अभी बनाती हूँ। और आप क्या खाओगे जी? अरे जो मेरा लाल खाएगा मैं भी वही खा लूंगा। मतलब कि पोहा। गांव का रामलाल वहीं से गुजर रहा था। उसने ये सब सुना तो रुक गया। दरअसल पूरा गांव उनका ये लाड़ प्यार जानता था, इसलिए सब पवन की टांग खिंचाई किया करते थे। अरे राजा बाबू उठ गए। अरे आपको क्या है, रामलाल चाचा है, जब देखो चले आते हो। क्या है? क्या है भाई? दिन है, अभी फिर रात होगी, कल तुम्हारी बारात होगी। अरे लेकिन बारात कैसे होगी? तुम तो कुछ करते ही नहीं। 25 साल के घोड़े हो गए हो, फिर भी आवारा फिरते रहते हो हैं? रामलाल ज्यादा बकवास न कर, चला जा यहाँ से, वरना बेलन लाऊंगी और तेरे सर से गुमड़ा निकाल दूंगी। अरे भाभी जा रहा हूँ, थोड़े मजे तो ले लूं, बुरा न मानो तुम। पवन का दिन एक ही पैटर्न में गुजरता। देर से उठना, छत पर बैठकर मूंगफली चबाना, गांव की खिड़कियां देखना। इसके अलावा वो अपने पड़ोसी बेचारे मुन्ना का मजाक उड़ाता रहता था, क्योंकि वो एक मछुआरा था जो कभी कभी कोई मछली पकड़ नहीं पाता था। क्या हुआ मुन्ना भैया, फिर कोई मछली हाथ नहीं आई क्या? अब वो कहावत तो सुनी होगी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मुझे देखो, मुझे ऐश करता हूँ घर पे, ऐश। खाओ पियो और मौज करो, मौज, यही तो है जिंदगी। आज ज्यादा मजाक न बनाओ पवन। हाँ, कहीं एक दिन तुम भी मजाक बनकर ना रह जाओ, बता रहा हूँ। खुद तो कुछ करते नहीं हो और बस सलाह देने चले आते हो यहाँ पे, हैं? अरे कर लो जितने दिन करनी है ये आवारागर्दी। बाप के सिर पर बैठ के ऐश कर रहे हो, हैं? अरे जाओ जाओ, ज्ञान न दो, जाओ जाओ। कुछ समय ऐसे ही निकल गया। पवन की वही जिंदगी चलती रही। फिर एक दिन उसके लिए रिश्ता आया, कुंडली मिली, बात जमी और पवन की शादी गौरी नाम की लड़की से हो गई। मेरे प्यारे बेटे की प्यारी बहू, आजा, स्वागत है तेरा। अरे अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं ससुर बन गया भाई। और मैं पति। शुरू के कुछ दिन तो सब फिल्मी प्रेम जैसा रहा। पवन मुस्कुराकर बातें करता, गौरी शर्माकर जवाब देती। लेकिन फिर गौरी को हैरानी होती कि पवन सुबह 10 बजे तक उठता ही नहीं। उठता तो सीधा छत पर जा बैठता। न काम, न धंधा, न कोई जिम्मेदारी, बस हर वक्त हवा और हरियाली देखना, जैसे कि दुनिया का राजा वही हो। एक शाम गौरी ने पहली बार अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटाई। पवन, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो क्या? आप पूरा दिन कुछ नहीं करते, कोई काम शुरू करो ना, घर की जिम्मेदारी समझो। अरे क्यों, मेरा काम क्यों? पिताजी सब संभाल तो लेते हैं। तुम भी बस आराम करो यार, ज्यादा टेंशन मत लो। शादी सिर्फ आराम का नाम नहीं होती पवन, जिंदगी चलानी पड़ती है। कल को हमारा परिवार होगा, सब तुम्हें ही तो देखना होगा। पवन को ये बात किसी भारी बोरी की तरह लगी। उसे आदत ही नहीं थी कि कोई उससे उम्मीद रखे। गौरी के मन में चुभन हुई। उसने समझ लिया कि ये आदमी सालों से जिस सहारे पर बैठा है वो अब बदलने का नाम नहीं लेगा। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दे,
कहीं ऐसा ना हो कि इनका किया हम सबको भुगतना पड़े। गौरी के मन में कहीं न कहीं एक डर पलने लगा था। क्या यह आदमी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? उधर बेफिक्र पवन बेचारे मुन्ना का मजाक उड़ाने के मौके ढूंढता रहता था। अरे मुन्ना भैया, आज भी खाली हाथ आ गए हैं? अरे तुमसे डरकर मछली नदी के पार चली जाती होगी, है ना? ऐसा ही होता है ना? बोलो बोलो। अरे बहुत बोलते हो तुम पवन। अरे अब शादी भी कर ली। अरे कुछ तो जिम्मेदार बनो भैया, हैं? मैं तो जो है जैसे तैसे गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा कल को भैया राम जाने भाई। हाँ अरे भाई ऐसा है, सुनो, मैं तो मौज कर रहा हूँ, मौज, समझे? अब तुम जो है ना वो बस अपनी सोचो भाई, ठीक है? मेरी तो जो है ना मजे से कट रही है। वो रामलाल क्या कहता था कि शादी नहीं होगी, अब देखो हो गई शादी। हाँ शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है, सब सही चल रहा है, मौज में हो। लेकिन वक्त आने दो भैया, एक एक बात का बदला लूंगा तुमसे। हाँ इसी बीच एक दिन सुबह सुबह धर्मवीर को तेज सीने में दर्द उठा। घर में अफरा तफरी मच गई। गौरी पानी लाई, सरस्वती रोने लगी, पवन घबराकर चक्कर काटने लगा। दोपहर होते होते धर्मवीर ने आखिरी सांस ले ली। हे भगवान, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? हाय मैं तो मर जाऊंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ससुर जी, ससुर जी। पिताजी, 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 पिताजी उठिए ना पिताजी। माँ, पिताजी को उठाओ ना माँ। माँ ये क्या हो गया माँ? पूरा गांव उस दिन मातम मना रहा था, क्योंकि धर्मवीर वाकई एक अच्छा इंसान था। पर सबसे बड़ा झटका पवन को लगा, जिस इंसान ने उसकी हर कमी ढक रखी थी। घर की जरूरतें, खर्च, बिजली का बिल, राशन सब एक साथ पवन की छाती पर आ गिरा। अब पहली बार उसे समझ आया कि जीवन केवल हवा खाते रहने से नहीं चलता, काम करना पड़ता है। और उसके पास कोई हुनर नहीं था। गांव वालों की कानाफूसी शुरू हो गई। अरे धर्मवीर का बेटा भी अब देखेगा कि मेहनत क्या होती है भाई। हाँ भैया, सारा दिन बैठे रहने का यही नतीजा होता है। अब देखना कैसे पछताएगा। हाँ भैया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो इसे काम पे जाना ही पड़ेगा, वरना सब भूखे मरेंगे इसके परिवार में। हाँ पवन टूट चुका था। कल तक लाड़ करने वाली माँ अब ताने दे रही थी। तूने तो कुछ सीखा नहीं, अब घर कैसे चलेगा? तुम कोशिश तो करो पवन, कुछ न कुछ होगा। मेरे बस का कुछ नहीं है गौरी, मेरे बस का कुछ नहीं है। मैं क्या करूं गौरी, क्या करूं? कुछ सीखा होता तो ये दिन न देखना पड़ता। इनका कमाया पैसा कब तक चलेगा? इसी बीच उसका पड़ोसी मुन्ना आ पहुंचा। पवन, तुम मेरे साथ चलो, मछली पकड़ना सीख लो भैया, मैं सब सिखा दूंगा। चलो चलो, मैं हूं ना, चलो। हाँ सच कह रहे हो भैया? हाँ हाँ, तुम अकेले कैसे संभालोगे? चलो तुम मेरे साथ चलो। पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता भाई। पवन डर और उम्मीद के बीच खड़ा था। आखिर उसने सोचा, चलो कोशिश करते हैं। देखो देखो, ऐसे जाल पकड़ते हैं, अच्छा, और फिर जो है ऐसे करके फेंकते हैं। ये देखो, ऐसे। अच्छा अच्छा, चलो अब मैं करता हूँ भाई। अरे अरे ये तो बड़ा भारी है भाई।
हाँ हाँ, अरे कोशिश करो भाई, कोशिश करने से आदत हो जाएगी। शुरू में लगेगा भारी, पर बाद में सब आदत हो जाएगी। हर रोज पवन घंटों खड़ा रहता, जाल फेंकता, जाल खींचता, लेकिन जाल में आती सिर्फ हवा। कभी कभी एक आध टूटी चप्पल। गांव में उसकी खिल्ली उड़ने लगी। अरे देखो देखो, ये बड़ा मछुआरा बना फिर रहा है इधर उधर है, लेकिन आता कुछ नहीं इसके आता। अब आया ना मजा है, बड़ा आवारा बना घूमता था यहाँ पे है। अरे बाप के टुकड़ों पे पलने वालों का यही होता है। हाँ, पहले से मेहनत मजूरी की होती तो अभी तक बढ़िया कमा खा रहा होता, है कि नहीं? हे भगवान, मेरी मदद कर। माना कि मैंने बहुत आलस किया है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पवन शाम को जब खाली हाथ घर लौटा तो घर के अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच एक और भी काली चीज थी, भूख। रसोई में डिब्बे खाली थे और सरस्वती का चेहरा गुस्से और लाचारी से तमतमाया हुआ था। कुछ नहीं होगा इस लड़के से, सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद हो गया। जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन तारा टूट गया था गांव का। माँ, मैं चुप, तुझसे एक रत्ती भर भी काम ना हुआ। तेरे बाप की चिता ठंडी नहीं हुई और तू घर की चिता जला रहा है। गौरी पास खड़ी ये सब सुन रही थी। उसका दिल सूखता जा रहा था, जैसे किसी ने उस पर कीलें ठोक दी हों। कुछ पल उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर आज उसके भीतर का डर, गुस्सा, मजबूरी सब एक साथ फट पड़ा। पवन, अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया, अगर अभी तुम ऐसे ही रहे, तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, सच में चली जाऊंगी। उसकी आवाज पत्थर की तरह गूंजी थी और यह आवाज सुनकर पवन की दुनिया हिल गई, जैसे कोई पहाड़ उसकी छाती पर गिर पड़ा हो। उसने पहली बार समझा कि जिंदगी से सब कुछ छिन सकता है, माँ, पत्नी, घर, इज्जत और वो खुद। अरे ऐसा मत कहो गौरी, ऐसा मत कहो। मैं देखो ना, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। मैं क्या करूं कि कोशिश तुम्हें बहुत पहले से करनी चाहिए थी, तब तो तुम आवारा गर्दी में लगे रहे। अब कोशिश नहीं, फल लाओ। गौरी की बात ने उसकी जबान पर ताला लगा दिया। वो देर रात छत पर बैठा रहा, चांद की रोशनी में सोचता रहा। उसको अपने ही हाथों से शर्म आने लगी। उस रात पवन ने पहली बार अपने अंदर झांका और जो दिखा वो गंदगी, कमजोरी और बेवकूफी का ढेर था। सब सच कहते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये लोग बकवास करते रहते हैं। लेकिन इसमें गलती अकेले मेरे की तो नहीं थी। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे सच्चाई से रूबरू ही नहीं करवाया। खैर, गलती किसी की भी हो, लेकिन पश्चाताप तो मुझे ही करना है। मैंने मुन्ना भैया का भी बहुत मजाक बनाया है। सबसे पहले तो मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। अगली सुबह वो सीधा मुन्ना के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। मुन्ना अभी अभी नींद से उठा था। मुन्ना भैया, मैंने बहुत गलती की। मैंने आपको छेड़ा, आपका मजाक उड़ाया। मैं बेवकूफ था। मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मुझे माफ कर दो। ये शायद आपका मजाक उड़ाने का ही नतीजा है। अरे पवन, अरे ये क्या बोल रहा है तू? है अरे मैं तो कब का तुझे माफ कर चुका भाई। अरे तू भाई जैसा है मेरा। देख, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आजा गले लग जा। अभी तो रुक जा बेटा, जिंदगी ने तो अभी बस रंग दिखाना शुरू ही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भैया। अच्छा, आज तुम जो है अकेले नदी पर चले जाना, ठीक है? मुझे जरा जो है कुछ काम है। ठीक है। पवन अकेला नदी पर पहुंचा। पूरा दिन यूं ही निकल गया। एक मछली जाल में न आई,
सूरज ढलने लगा था। पानी लाल हो रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पवन जैसे किसी बेहोशी में जाल फेंकता रहा। उसके कंधे टूट चुके थे और मन उससे भी ज्यादा। पर इस बार अचानक जाल भारी हो गया, इतना भारी कि पवन घबरा गया। अरे अरे ये क्या है? इतना वजन! हे भगवान, कुछ तो है इसमें। वो जाल खींचता है और फिर एक सोने जैसी चमक आई और दिखा कि जाल में एक सुनहरी मछली है। पवन पहली बार खुश हुआ, पर अचानक मछली बोल पड़ी। पवन, मैं कोई आम मछली नहीं, बल्कि मत्स्य राज हूं। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। हाँ, ये मछली बोल कैसे रही है? समय ही ऐसा है पवन, जब इंसान चुप हैं और मछलियां बोल रही हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है, मुझे आजाद कर दो, वरना देर हो जाएगी। पवन की आंखों से आंसू बह निकले। ये उसकी पहली मछली थी और वो भी बोलने वाली। घर की भूख उसकी गर्दन पकड़ी थी, पर दिल ने कहा जाने दो और भगवान पर भरोसा रखो। पवन ने गहरी सांस ली और मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। पानी एकदम से चांदी की तरह चमकने लगा और पानी से एक दिव्य पुरुष बाहर निकले, वही मत्स्य राज अपने असली रूप में। पवन, तुमने लोभ को छोड़ा, दयालु हृदय दिखाया, इसका फल तुम्हें मिलेगा। ये टोकरी लो, इसमें इतनी मछलियां हैं कि कई दिन खा लोगे और बेच भी लोगे। और ये जादुई पत्थर, जब कभी समस्या हो इसे रगड़ना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद ऊपर वाला भी कहीं है और उसे अब बदलाव लाना होगा। टोकरी खड़कती हुई मछलियों से भरी थी। पवन ने थोड़ी मछलियां बेची और बाकी लेकर घर पहुंचा। अरे पवन, इतनी सारी मछलियां कहाँ से आई? पवन, तुम्हें सच में मछली पकड़नी आ गई? हाँ, सीख गया हूँ थोड़ा बहुत। घर में खुशियां गूंज उठी। सरस्वती कड़ाही चढ़ाने लगी। गौरी ने झट से चावल धो दिए, पर दूर खड़ा एक आदमी पवन को दूर से देख रहा था। मुन्ना। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने तो इसे अपने साथ रखा है इसलिए था कि इसे तड़पता देखकर मजे ले सकूं, क्योंकि इसने भी मेरी मजबूरी के खूब मजे लिए हैं। पर ये तो इतनी मछलियां पकड़ लाया। मेरे फाड़े हुए जाल, मेरी गलत जगह है, मेरे गलत तरीके, फिर भी इतनी मछलियां। ये सब कैसे हो गया? उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। इसी वक्त आधी रात को वो चुपके से पवन के घर के पीछे पहुंचा। खिड़की से झांककर सुनने लगा। अंदर पवन अपनी माँ को सच बता रहा था। हाँ माँ, यही सच है। और मुझे एक जादुई पत्थर भी मिला है, मत्स्य राज ने दिया है। ये बात सुनते ही मुन्ना का खून गर्म हो गया। उसकी आंखें पागलपन से फैल गईं। यही है, यही वो चाबी है, असली दौलत। अब मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे वो पत्थर चाहिए और पवन की बर्बादी। उस रात पहली बार मुन्ना ने पवन के घर में घुसने की हिम्मत की। मुन्ना सरकता हुआ खिड़की तक पहुंचा। उसकी आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थीं, जादुई पत्थर। वो हाथ बढ़ाकर खिड़की का कुंडा उठाता है। अंदर कदम रखने ही वाला था कि कौन है वहाँ? हाँ? अरे हवा होगी। ये हवा की नहीं, इंसान के कदम है। कौन है? गौरी चूल्हे की बत्ती जलाती है और खिड़की की तरफ दौड़ती है। उसने मुन्ना को भागते देखा।
लेकिन समझ नहीं पाई कि कौन था। कोई तो था, मैं कह रही थी ना कि कोई तो है। अरे अरे चोर होगा, मेरी दरोगा को देखकर भाग गया। अरे आओ सो जाओ। उधर मुन्ना समझ गया कि इस रास्ते से पत्थर चोरी करना आसान नहीं। उसने सोचा पहले भरोसा कमाओ फिर वार करो। और अगले ही दिन वो सुबह सुबह पवन के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में मिठाई का डब्बा लिए। भाभी, ये आपके लिए। कल रात सोचा कि आपके लिए गुजिया बनाऊं। अरे मुन्ना, तूने गुजिया बनाई? अरे आपने तो मुझे बेटे जैसा रखा हुआ है भाभी। अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। दोपहर को वो गौरी की बाल्टी उठाकर पानी भर देता। शाम को पवन के कंधे पर हाथ रखकर बोझ साझा करने का नाटक करता। भाई, तो जैसा आदमी सब जगह हो, सच्चा आदमी। भाई, तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो मुन्ना भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पत्थर मेरा हो जाए एक बार, फिर शुक्रगुजार बनना। इतने समय में उसे पता चल गया कि पत्थर पवन के थैले में रहता है। एक दिन वो पवन को दूर के तालाब पर लेकर गया। पवन, यहाँ मछलियाँ जो हैं बेहिसाब मिलती हैं। बस आज मेरा कहा मानना, अच्छा? ठीक है भाई, ठीक है, आज यही प्रयास करते हैं। पवन जाल फेंकने में बिजी हो गया। उसने पवन का थैला खोला, जादुई पत्थर निकाला और चुपचाप जेब में डाल लिया। अब मैं सेठ नहीं, भगवान बनूंगा। दोनों मछलियां पकड़कर लौट आए और फिर उस रात मुन्ना अकेले नदी किनारे पहुंचा। आंधी चल रही थी, पानी गहरा हो चुका था, आसमान में बिजली कड़क रही थी। मुन्ना ने पत्थर निकाला और पूरी ताकत से उसे घिसने लगा। मछलियों के राजा, निकल आओ, मुझे धन दो, शक्ति दो, मैं इस गांव का राजा बनना चाहता हूँ। नदी उफान मार उठी और अचानक मत्स्यराज प्रकट हुए, पर इस बार उनका चेहरा कठोर था, गुस्से से भरा। मुन्ना, तुमने लालच में दूसरों का हक छीना है और ये पाप है। हैं? और पवन ने जो मेरा मजाक उड़ाया था उसका क्या है? अब मैं उसकी किस्मत और जिंदगी दोनों छीन लूंगा। हाँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। चलो अपना काम करो और मुझे धन दो। मत्स्यराज की आंखें बदल गईं, उनके आसपास की मछलियां तक रुक गईं और अगले ही पल सारी मछलियां मुन्ना पर टूट पड़ीं। वो चीखा, चिल्लाया, पर मछलियां उसे पानी में घसीट ले गईं। अरे अरे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उसके पैर पंखों में बदलने लगे, उसकी चमड़ी चमकदार परतों में फटने लगी। वो एक भयानक रूप बनता गया, आधा आदमी आधा मछली। और फिर नदी ने उसे अपने भीतर निगल लिया। सब शांत हो गया। अगली सुबह पवन नदी पर पहुंचा तो मत्स्यराज उसके सामने आ खड़े हुए। अच्छा हुआ आप यहाँ पर हैं। मुझसे वो पत्थर खो गया। मत्स्यराज ने उसे मुन्ना के बारे में पूरी बात बताई और कहा, पवन, तुमने दया दिखाई थी और दया का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये नया जाल लो, ये हमेशा तुम्हारी किस्मत चमकाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मत्स्यराज, मुन्ना को एक बार माफी नहीं मिल सकती है क्या? उसका घमंड और लालच चरम पर था पवन, इसीलिए उसे उसका फल मिल गया। पवन ने जाल ले लिया। उस दिन से वो रोज नदी जाता। बेटा, तू सच में बड़ा हो गया है, मुझे तुम पर गर्व है पवन। गांव के लोग भी उसे इज्जत से बुलाने लगे। अरे पवन, अरे भाई, आज कितनी मछलियां मिली तुम्हें? हैं?
अरे बहुत सारी चाचा। पवन भैया, हमें भी जाल चलाना सिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। पर एक शाम बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। अचानक उन्होंने पानी में कुछ हरकत देखी। पानी फटकर अलग हुआ और उसमें से एक डरावना पर दर्द भरा चेहरा निकला। वो आधा मानव आधा मछली था। उसका चेहरा मुन्ना का, पर आंखें किसी खोए हुए जानवर जैसी थीं। उसने बच्चों को देखकर धीरे से कहा, लालच कभी न करना, क्योंकि लालच का जाल किसी को नहीं छोड़ता। बच्चे चीखते हुए भागे और उस दिन